हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडलर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 7 और 8 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको जो है नई नई चीजें सीखने को मिले और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज से। आज की पहली न्यूज है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर यायर लिपिड कंसीडर्ड डिफीट। तो रिसेंटली इजराइल में क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस हुए हैं और अभी वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर यायर लिपिड वो जो है हार चुके हैं। उनको डिफीट जो है उसका सामना करना पड़ा है और वापस से एक और बार बेंजामिन नेतन्याहू जो बन चुके हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ये इससे पहले भी इजराइल के 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अब ये तीसरी बार फिर से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। नाम याद रखिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू। ऑप्शन में आपको जानबूझ के यायर लपिड देगा ताकि आप करें गलत। देखिए ध्यान रखिए कि यहां पर ये 25वें इलेक्शन हुए इजराइल पार्लियामेंट के। इजराइल से याद रखेंगे कि यहां पे प्रेसिडेंट का नाम है आइजैक हर्जोग यहाँ के प्रेसिडेंट है जो अपॉइंट करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू को। कैपिटल यहाँ पे है जेरूसलम और यहाँ पर जो है करेंसी जिसका नाम है न्यू शेकेल, ये है यहाँ की करेंसी का नाम। नेक्स्ट, बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में है बेंजामिन नेतन्याहू। 1949 में इनका जन्म तेल अवीव जो है आपका इजराइल में, जो पहले इजराइल का कैपिटल भी हुआ करता था तेल अवीव, वहां पर इनका जन्म हुआ। 1984 से 88 तक के यूनाइटेड नेशन में इजराइल के एज ए एम्बेसडर इन्होंने काम किया है। फिर 9th प्राइम मिनिस्टर ये बने थे, 9वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने बेंजामिन नेतन्याहू, जो 1996 से 1999 तक पहला इन्होंने टर्म कंप्लीट किया। फिर 2009 से 2021 तक के बहुत लंबे साल तक कर ये जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर सर्व फॉर 15 इयर्स, ये भी याद रखेंगे आप। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल के इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बॉर्न हुए, मतलब इनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर सारे बने, जो 8 प्राइम मिनिस्टर इनके पहले बने, वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो इजराइल के इंडिपेंडेंस के मिलने के बाद जो है उनका जन्म हुआ है। ये पहले ऐसे है जिनको इजराइल का इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इनका जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मनगढ़ धाम ये जो है इसको डेजिग्नेट कर दिया है नेशनल मॉन्यूमेंट। किसने? पीएम ने कहा है कि जो मानगढ़ धाम है ये अब क्या होगा, नेशनल मॉन्यूमेंट नाम से जाना जाएगा कि ये नेशनल मॉन्यूमेंट है। कहां पर स्थित है? राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। ये एक ट्राइबल परसिवरेंस और सेक्रीफाइस, मतलब ट्राइबल पीपल के जो परसिवरेंस होते हैं, उनके जो कल्चर होते हैं, उनके जो सेक्रीफाइसेस होते हैं, उससे रिलेटेड एक धाम है जहां पर मोस्टली ट्राइबल पीपल जो है वो बिलोंग करते हैं। इनकी लीगेसी जो है वो बिलोंग करती है राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश से। ये बेसिकली जो है भील कम्युनिटी, जो भील ट्राइब होती है, उससे रिलेटेड ये धाम है। बट यहां पर दूसरे धामों के लोग भी जाते हैं और उसी जो है इवेंट में जहां पर उन्होंने बोला है पीएम मोदी ने कि मनगढ़ धाम जो है वो नेशनल मॉन्यूमेंट होगा, वहीं पर उन्होंने याद किया है एक भील फ्रीडम फाइटर को जिनका नाम है श्री गोविंद गुरु, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने बहुत साथ दिया था और जो भील कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है, और मनगढ़ धाम के बारे में आप याद रखेंगे कि यहां पर क्या है इतना इंपॉर्टेंट कि इसको हमने एज ए नेशनल इंपॉर्टेंस दिया हुआ था। तो ये इन्होंने जो है नेशनल जो इंडिपेंडेंस है, लिबरेशन, उसमें बहुत ज्यादा काम मानगढ़ धाम के लोगों ने या फिर मानगढ़ ने जो है किया है। ध्यान रखिएगा तारीख नवंबर 17, 1913, मतलब कि आजादी मिलने से कई साल पहले 1.5 लाख भील पार्टिसिपेट जो है ना यहाँ पर कर रहे थे एक रैली में जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन लोग कर रहे थे और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्या कर दिया, ओपन फायर कर दिया और यहाँ पर जो है हत्याकांड जैसा एक सिनेरियो जो है जनरेट हो गया और 1500 ट्राइब मेंबर्स की यहाँ पर डेथ हो गई। देखिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट हत्याकांड के बारे में पढ़ते होंगे कि 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, बट देखिए उससे 6 साल पहले भील कम्युनिटी का भी एक यहाँ पर मैसेकर हुआ है जो कहां पर हुआ है, मानगढ़ में, और ये भी एक हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस की जगह है, इसलिए उसको अब नेशनल मॉन्यूमेंट कहा जा रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। फिक्की जो है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, यहां नीचे मैंने लिखा हुआ है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्होंने मिस्टर शुभ्रकांत पांडा इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया है, जो अभी शपथ लेने के हैं, मतलब प्रेसिडेंट बनने के हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं। शुभ्रकांत पांडा जो है वो अभी रिसेंटली जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर थे।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, ये इंडस्ट्रीज के लिए काम करने के लिए एक चैम्बर बनाया गया है, जहां पर मोस्टली जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं वो यहाँ के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मिस्टर संजीव मेहता। संजीव मेहता जो है वो अब क्या होंगे, रिटायर होंगे, और उनकी जगह पर कौन बन जाएगा, शुभ्रकांत पांडा साहब। पहली बार ध्यान रखेंगे कि पहली बार कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ओडिशा से जो है क्या बन रहा है, फिक्की का चेयरपर्सन बन रहा है। मतलब आज तक फिक्की का चेयरपर्सन कभी भी ओडिशा स्टेट से नहीं बना है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर है। नेक्स्ट ये याद रख सकते हैं आप कि इस बार फिक्की की 95th मीटिंग होने वाली है, जो कि दिसंबर 16-17 को होगी, और इस मीटिंग में ही क्या होगा, शुभ्रकांत पांडा जो है हमारे नए फिक्की के प्रेसिडेंट बनेंगे। चलिए नेक्स्ट से याद रखते हैं, फिक्की से आपको पता होना चाहिए कि 1927 में इसका गठन हुआ या फाउंडेड इसको किया गया 1927 में। न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है। अभी फिलहाल प्रेसिडेंट संजीव मेहता है, तो संजीव मेहता ही सही रहेगा। मतलब अगर आपकी एग्जाम 16-17 दिसंबर के पहले आती है तो आपका आंसर क्या रहेगा, संजीव मेहता। जबकि अपॉइंट हो चुके हैं शुभ्रकांत पांडा, बट आप आंसर क्या लगाएंगे, संजीव मेहता। अगर आपकी एग्जाम कब है, 16-17 दिसंबर के पहले, मतलब उनकी एनुअल जनरल मीटिंग होने से पहले अगर आपकी एग्जाम आ रही है तो आप लगाएंगे संजीव मेहता साहब। चलिए नेक्स्ट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसको IPPB भी कहते हैं, इन्होंने कंडक्ट किया है इंडिया का पहला फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का मतलब होता है एक ऐसा कैंप इन्होंने किया है जहां पे फाइनेंशियली लिटरेसी जो लोगों को है, लोगों को जो पैसों के बारे में जो लिटरेसी है वो ज्यादा नहीं होती, तो उनको वो सारी चीजें, बचत कैसे करनी है, सेविंग कैसे करनी है, और जो इन्वेस्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें का लिटरेसी यहां पर इन्होंने फैलाने के लिए कैंप बनाया। और पहली बार ये एक फ्लोटिंग हुआ, मतलब पानी के ऊपर ये करा गया, जिस इवेंट का नाम है निवेशक दीदी। निवेशक दीदी, तो एक ध्यान रखिएगा, ये पहली बार सिर्फ वुमेन्स के लिए हो रहा है, मतलब बाय द वुमेन्स एंड फॉर द वुमेन, बाय द वुमेन फॉर द वुमेन। और कहां पर हुआ है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ये हुआ है। दाल लेक के सराउंड के जो एरिया में जहां पर जो है पानी का हिस्सा है, वहां पर ये फ्लोटिंग हुआ है, निवेशक दीदी, ये आप ध्यान रखेंगे। और इनकी आइडियोलॉजी ये चीज से है कि विमेन के लिए ही क्यों सब कुछ करे जा रहे हैं, कि मतलब जो काम करने वाले हैं वो भी विमेन है, और जो इसमें जो कैंप कंडक्ट करने वाले हैं वो भी विमेन है, जो पार्टिसिपेट करेंगे वो भी विमेन है। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने आइडियोलॉजी ये अपनाई है कि रूरल एरियाज में, जो गांव का एरिया या फिर जो छोटा एरिया होता है, वहां पर जो है विमेन या स्त्री जो है वो एक कंफर्टेबल फील करती है अगर वो दूसरी स्त्री से जो है अपनी समस्याएं जो है शेयर करे। और इस वजह से यहां पर इसको ऑल विमेन रखा गया है, जिसका नाम क्या है, निवेशक दीदी। नेक्स्ट, IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो 2018 में बना है। देखिए रिसेंट बना हुआ है, अभी अभी गठन हुआ है इसका, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। और जे वेंकट रामू जो है इसके क्या है, MD और CEO है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। इन्फेंट प्रोटेक्शन डे 7 नवंबर को हम लोग हर साल मनाते हैं। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, और जो बिल्कुल नवजात बच्चे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जो है 7 नवंबर को क्या मनाते हैं, हर साल इन्फेंट प्रोटेक्शन डे मनाते हैं। इसकी हिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि 1990 में 5 मिलियन इन्फेंट जो है वो उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। किस वजह से, कि हम लोग उनका प्रोटेक्शन सही तरीके से नहीं कर सकते, और इतने बच्चों की अगर डेथ हो जाती है तो लोगों में जो है क्रोध होगा, लोगों में जो है अपसेट होंगे कि भैया ये गलत चीज हो रही है। तो स्टेप्स कुछ लेना पड़ेगा इसके लिए, जहां पर हम लोग क्या करें, चाइल्ड केयर में जो है, हेल्थ केयर में जो है बढ़िया तरीके से काम करे। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जन्म के समय पर या फिर शिशु में, बच्चों में जो है जो मरने की जो रेट है, जो जल्दी मर जाते हैं या फिर जन्म के टाइम पे मर जाते हैं, उसको हम लोगों को कम करना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हमको कम करना है। तो यूरोप कंट्रीज ने एक दिन क्या बोला कि हम लोग क्या है, इन्फेंट प्रोटेक्शन डे मनाएंगे, जो धीरे धीरे हम लोग क्या करने लगे, पूरे वर्ल्ड में मनाने लगे। और जब ये हमने चालू किया था इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, तो 1000 में से जो है 100 बच्चे जो है मरते थे, यानी 10% के आसपास बच्चे मर जाते थे। अब उसको हम लेकर आ गए हैं 1000 में से सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चे जो है वही मर रहे हैं। मतलब हमने बहुत ज्यादा सुधार यहां पर किया है इन्फेंट प्रोटेक्शन डे के बाद से। नेक्स्ट, The employment rate increased from 6.43 in September to 7.77 in October. देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इन्होंने कहा है कि अक्टूबर में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ गया है थोड़ा सा। सितंबर में जो है पिछले 4 साल में सबसे कम देखा गया था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 6.43 था, जो इतना कम कभी नहीं हुआ पिछले 4 सालों में।
अब जो है वो वापस बढ़कर कितना हो गया, 7.7% हो गया है। और इसका कारण मेन है कि रूरल में जो है अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, अर्बन में तो सब कुछ चल रहा है बढ़िया तरीके से, रूरल जो भाग है वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, क्योंकि खरीफ सीजन जो है इस बार, खरीफ जो आपका सीजन होता है एग्रीकल्चर का, वो उतना बढ़िया तरीके से नहीं हुआ। और रूरल के जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो किस चीज से रिलेटेड होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। तो इसी वजह से, तो आपको रीजन अगर पूछा जाए कि इस बार अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा क्यों है, तो वो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बढ़ा है और खरीफ सीजन जो है वो बुरा हो गया इस वजह से, ठीक है। और यहां पर लिखा गया है कि रूरल एरियाज में जो है देखिए 8.4 पहुंच गया है, जबकि पिछले बार वो 5 ही था। जबकि अर्बन में जो है पिछले बार 7.7 था, जो अब 7.2 हो गया है। मतलब अर्बन में कम हुआ है और रूरल में जो है वो बढ़ गया है और काफी बढ़ गया है। और इस वजह से ओवरऑल में अगर आप देखा जाए, ओवरऑल में क्या दिखिए हमको, बढ़त देखने को मिली है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। कुछ आपके लिए मैं न्यूज लेकर आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेज वगैरह आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जब वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 2022 का हम लोग कब मनाते हैं, 5 नवंबर 2022 को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। जो सुनामी होती है उसके लिए अवेयर करने के लिए लोगों को क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या चीजें आपको करनी है, सोल्यूशन क्या है, ये सारी चीजों के लिए आप क्या करेंगे, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाएंगे। उसके बाद एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि रिसेंटली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट मतलब ग्लोबली जो है इन्वेस्टर्स का एक मीटिंग हुई है, वो कहां पर हुई है, कर्नाटका में हुई है, जहां पे उन्होंने इन्वेस्ट कर्नाटका एज अ प्रोग्राम चालू किया है। और इस पे रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोगों को एड्रेस भी किया है। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन ये आएगा, ये नहीं आएगा कि मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, ये क्वेश्चन आएगा कि बताइए इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीटिंग या फिर कहां पर हो रही है, तो आप आंसर लिखेंगे कर्नाटका में हो रही है, जिसका नाम उन्होंने रखा है इन्वेस्ट कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सर्वे है जिसने कहा है कि इंडिया में जो है लार्जेस्ट जेंडर वेल्थ गैप जो दिखती है, जेंडर वेल्थ गैप मतलब मेल और फीमेल के बीच में वेल्थ का जो गैप दिखता है वो इंडिया में सबसे ज्यादा दिखता है, 64% के आसपास दिख रहा है। तो ये गलत बात है, आपको क्या करना चाहिए, इसको धीरे धीरे कम करना चाहिए, फीमेल को भी थोड़े अच्छे स्तर पर लेकर आने की हमको जरूरत है, ये रिपोर्ट बतलाती है। नेक्स्ट, केरला जो है वो होस्ट करने वाला है ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट। इंडिया में साइकिलिंग टूर्नामेंट होस्ट होना यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कौन कर रहा है, केरला कर रहा है, याद रखिएगा केरला यहां पर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। एक स्कीम है लाडली लक्ष्मी 2.0 स्कीम। देखिए 2.0 स्कीम है, इसका मतलब है कि ये पहले भी आई होगी। कौन से स्टेट से रिलेटेड है, एमपी से रिलेटेड है। तो शिवराज सिंह चौहान साहब ने अभी रिसेंटली लाडली लक्ष्मी 2 स्कीम जो है वो वापस लॉन्च किया गया है और उन्होंने कहा है कि ये स्कीम किस चीज के लिए होती है। देखिए लाडली लक्ष्मी यानी बच्चियों के लिए और जो है औरतों के लिए ये स्कीम है, जहां पर इन्होंने कहा है कि क्या किया जाए कि इनको एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, इनको लिटरेसी प्रोवाइड किया जाए और इस चक्कर इसमें हम लोग इनको सब्सिडी देंगे, इन लोगों को जो है पैसे वैसे की जो भी जरूरत है, स्कॉलरशिप्स की जरूरत है, वो सब हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 106 साल के श्याम शरण नेगी ये जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वोटर है, मतलब जिन्होंने फर्स्ट वोटर, क्या नाम है, श्याम शरण नेगी, ये जो है हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इन्होंने इस बार जो हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उसमें 34वें बार वोट डाला है, मतलब अभी भी इन्होंने वोट डाला है। देखिए आप लोग जो है 18-19 साल के 20 साल के लोग वोट डालने के लिए आनाकानी करते हैं और 100 साल के जो सर है वो क्या कर रहे हैं, अपनी वोटिंग राइट्स का बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं। कहां पर उनका रहना है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पे है, हिमाचल प्रदेश में, और उन्होंने जो वोटिंग की है वो पोस्टल बैलेट से की है। ऑफ कोर्स पोस्टल बैलेट का मतलब है कि अगर आपको वहां पे जाना नहीं होता तो आप पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है, वो यहां पर हमको डिस्कस नहीं करना, बट उनकी उम्र हो चुकी है तो ऑफकोर्स उन्होंने पोस्टल बैलेट से किया है, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL, इन्होंने अपॉइंट किया है मिस्टर विशाल कपूर को एज अ CEO, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, नोटेड विमेन राइट्स एंड माइक्रो फाइनेंस एक्टिविस्ट, ठीक है, विमेन एक्टिविस्ट जिनका नाम है ईला भट्ट, बहुत फेमस ये है, इनको पद्म भूषण भी मिला है, इनका जो है देहांत हो गया है। तो आपको याद रखना है कि रिसेंटली किन का देहांत होता है, आपको वो भी याद रखना होता है, उनका जो सेक्टर है वो आपको याद रखना होता है कि भैया कौन सी चीज से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे किस से रिलेटेड है, विमेन एक्टिविस्ट वो है, सोशल वर्क से वो रिलेटेड है। 89 ईयर्स में उनका क्या हुआ है, मृत्यु हुआ है अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट, इंडिया जो है बन के आया, उभर के आया है चाइना और वियतनाम के ऊपर। चाइना है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आया वियतनाम, क्या चीज में, लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब इंडिया में जो है चाइना से भी लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो रहा है, बताइए
कितनी ये बढ़िया बात है। हम लोग चाइना से जो है सस्ती सस्ती चीजें लेकर आते हैं और कहते हैं कि चाइना में जो है चीजें सस्ती बनती है और इस वजह से यहाँ पे चाइना का माल हमको मिल रहा है। बट इंडिया का जो है अब जो है लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर बन रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अब चाइना के आइटम्स इंडिया में बनना कम हो जाएंगे, इंडिया में जो बिकना है कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आ रहा है तो बाहर से क्यों मंगवाएंगे भाई, है ना। नेक्स्ट एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 6 नवंबर का, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब वॉर और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन में हो रहा है, तो क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड है कि रशिया और यूक्रेन में ये चीजें हो रही है और इस वजह से क्या हो रहा है, एनवायरमेंट जो है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो उसको प्रिवेंट करना जरूरी है कि नहीं है बताइए। मतलब कि एनवायरमेंट का क्या लेना देना है दो देशों की लड़ाइयों के बीच में, एनवायरमेंट का कोई लेना देना नहीं है, झाड़ कट रहे हैं, सबका चीजें हो रही है और एनवायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है, तो उनका क्या लेना देना है, तो उनको प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो ऐसे चीज के लिए हम लोग 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ये मनाते हैं। नेक्स्ट इन्फेंट प्रोटेक्शन डे मैं आपको बता चुका हूं, 7 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। साथ साथ नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है ये भी हम लोग 7 नवंबर को ही मनाते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।